हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एमएससी सेकंड सेम में पेपर फर्स्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस से पहले हमें जो नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का देखेंगे और फिर बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर का इससे क्या रिलेशन है ये भी देखना है, ठीक है। तो let us start. First, the spectroscopy. What is spectroscopy? So spectroscopy is that branch of physics which deals with the observations and the interpretation of radiation emitted and absorbed by atoms and molecules. So स्पेक्ट्रोस्कोपी उस फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस किसके, रेडिएशंस के। कौन सी रेडिएशंस की? इमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, उनको हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके। It provides information not only about the arrangement and motion of the outer electrons. ये केवल आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एंड मोशन को, केवल इसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है जिसको कि हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, बल्कि इट ऑल्सो इंटरप्रेट्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, magnetic moment, distribution of charge, and magnetism of the nucleus. एंड मैग्नेटिज्म ऑफ द न्यूक्लियस, इसके अंदर आपका क्या आता है, ये सब जो है स्टडी ऑफ द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एट्सेट्रा। ओके। सो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को ओरिजिनेट किया। एंड एज यू नो दैट विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेंज होती है, गामा रेज से रेडियो वेव्स तक की रेंज होती है। सो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसमें आप देख सकते हो, आप इसको आपने इसमें पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। हमारे इसमें जो रेंजिंग होती है वो गामा रेज से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती हैं वो गामा रेज से रेडियो वेव्स तक इसमें रेंज करती हैं। सो फॉर अ मोनोएटॉमिक वेव, मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए न्यू डैश इक्वल्स टू, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की जो वेव होगी उसके लिए न्यू डैश इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, वेयर वी इज द फेज वेलोसिटी इन द मीडियम की फेज वेलोसिटी है v। सो देन द न्यू डैश दैट इज द फ्रीक्वेंसी is determined by v by lambda. Okay. And phase velocity v of an electromagnetic wave in a medium is related to the phase velocity in vacuum as v equals to c by mu. c जो है आपको पता है वेलोसिटी इन वैक्यूम होती है, ठीक है। और v जो है वो फेज वेलोसिटी है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। सो v रिलेटेड है c से, किस इक्वेशन से? v इक्वल्स टू c बाय म्यू। Now this equation first, this is equation first, this equation first is for equation first for vacuum. We can write nu dash into lambda vacuum equals to v vacuum. So nu dash into lambda vacuum equals to v vacuum, that is velocity in vacuum. We can write this as c. So nu dash lambda vacuum equals to c. Okay.
So frequency of wave does not vary in different media. As we know that frequency जो है वेव की, किसी वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट नहीं होती है, चेंज नहीं होती है. ओके, सो इट डज नॉट वेरी इन डिफरेंट मीडिया. सो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव नंबर्स आर यूज्ड. इसलिए यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर्स का यूज़ करते हैं. और वेव आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने न्यू डैश लिखा, इस न्यू को न्यू डैश लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसकी कारण है एक, आगे जा कर के आपको पता चलेगा. क्योंकि यहाँ जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यू से इसको शो करने वाले हैं, या किसी किसी बुक में वेव नंबर को न्यू बार से भी शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू बार से. ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना, और बाकी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये न्यू बार है या यहाँ पर जो है हमने न्यू से इसको डिनोट किया है. ठीक है, तो वेव नंबर के टर्म्स में हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में. यहाँ पर जो न्यू है, ये न्यू जो है वो 1/λ है. ओके, after Newton in 1814, Fraunhofer observed dark lines in the solar spectrum. फ्रॉनहोफर ने, न्यूटन के बाद फ्रॉनहोफर ने जो है सोलर स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस को ऑब्जर्व किया. एंड सून आफ्टर किरचॉफ एंड बंसन फाउंड सच डार्क लाइंस एंड सिमिलर ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स एंड लेबोरेटरी फ्लेम्स एंड स्पार्क्स. और इसके बाद जल्दी ही किरचॉफ एंड बंसन, इन दो साइंटिस्ट ने भी ऐसी ही डार्क लाइंस को ऑब्जर्व किया जैसे कि फ्रॉनहोफर ने किया था. और वो डार्क लाइंस जो हैं और सिमिलर ब्राइट लाइंस को भी ऑब्जर्व किया. वो उन्होंने स्पेक्ट्रा, स्टार्स की स्पेक्ट्रा और लेबोरेटरी में जो फ्लेम्स एंड स्पार्क्स हैं उनकी स्पेक्ट्रा में भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ जो है ऐसी डार्क लाइंस एंड सिमिलर ब्राइट लाइंस हमको मिलती हैं. So this brought into picture two types of spectroscopy: emission spectroscopy and absorption spectroscopy, because now they observed the dark lines and similar bright lines. So यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आया किसका, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का. In 1870, Leving and Denver noticed that the spectral lines of various elements could be distinct series. जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिख रही हैं, स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट्स का, दैट कुड बी अ डिस्टिंक्ट सीरीज, वो अलग अलग सीरीज हो सकती है. ओके, and in each series the spacing and intensity decrease regularly towards the shorter wavelength. और प्रत्येक सीरीज में ये भी पाया गया कि स्पेसिंग और इंटेंसिटी जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यानी कि जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिंग और इंटेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. ओके, so the various series in complicated spectra overlap. कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा में जब हम देखते हैं तो ये वेरियस जो सीरीज़ हमें, जो हम यहाँ पर कह रहे हैं हमें कई डिस्टिंक्ट सीरीज़ मिलती हैं, वो वेरियस सीरीज़ जो हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं. ओके, तो हम कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा को छोड़ करके सबसे जो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा है अभी उसको देखेंगे. तो सिंपलेस्ट इज़ दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो सिंपलेस्ट जो स्पेक्ट्रम है वो किसका है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है. एंड इट्स विजिबल पार्ट शोज अ सिंगल सीरीज, बामर सीरीज. और इस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है उसमें एक सिंगल सीरीज जो कि विजिबल है, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो आती है, विजिबल रीजन में जो आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेंज में जो आती है वो है आपकी बामर सीरीज. ठीक है, बामर सीरीज. एंड बामर साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर पढ़ा है ये बामर सीरीज. सो बामर गेव फॉर्मूला फॉर बामर सीरीज. बामर ने जो है वो एक बामर सीरीज का फॉर्मूला दिया है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 3646 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 एंगस्ट्रॉम, वेयर n इक्वल्स टू 3, 4, 5. ओके, then Rydberg gave a general wave number formula and said that Balmer formula is a special case of this. उसके बाद रिडबर्ग ने भी एक फॉर्मूला दिया और कहा कि जो ये वाला फॉर्मूला है, बामर ने जो फॉर्मूला दिया है वो इस रिडबर्ग
फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस है, ओके, जो कि ये बाद में प्रूफ भी हम करेंगे इसको। सो दिस जो ये आपने रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया है वो है न्यू इक्वल्स टू, ये क्या है, न्यू यहाँ पर वेव नंबर है, ठीक है, दिस इज वेव नंबर। सो दिस न्यू इक्वल्स टू आर एच, कैपिटल आर एच है ये, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। So RH equals to Rydberg constant for hydrogen. This RH for hydrogen. Okay. So this is Rydberg constant for hydrogen. And N1 and N2 are the positive integers. And next simplest जो spectra है hydrogen के अतिरिक्त, these are the monovalent atoms of alkalis like Li, lithium, sodium, potassium. First column of the periodic table. Okay. Now we move on the topic बोहर्स postulates. तो बोहर ने क्या postulates दिए, और one second, yes, बोहर ने जो है it he not only gave a satisfactory account of the Balmer, Lyman and Paschen series of hydrogen and Pickering series of ionized helium, but also calculated from purely theoretical considerations the value of the Rydberg constant. ओके तो उन्होंने थियोरेटिकली जो कॉन्सिडरेशंस दिए थे उनसे उन्होंने जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी निकाली ना, और उन्होंने केवल बामर, लाइमन एंड पास्टन सीरीज के बारे में ही सेटिस्फैक्ट्री फॉर्मूले, सेटिस्फैक्ट्री जो है थ्योरीज नहीं दी, बल्कि इन्होंने हाइड्रोजन एंड पिकरिंग सीरीज के लिए, ओके, ऑफ पिकरिंग सीरीज जो है वो आयोनाइज्ड हीलियम के लिए होती है, ठीक। सो बट इन्होंने जो है रिडबर्ग कांस्टेंट का भी एक सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू जो है, रिडबर्ग कांस्टेंट जो वैल्यू जो इन्होंने कैलकुलेट की वो भी उन्होंने एक प्योरली थियोरेटिकल कंसिडरेशन लेकर के की थी, ओके। सो बोहर पोस्टुलेट्स हैं क्या, ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। 1913 में जो है उन्हें मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसके अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट्स हैं बोहर ने जो दिए वो क्या क्या हैं। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होगा, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ओके। एंड दिस एक्सपीरियंसेस कूलम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कूलम अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा फॉर विच इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है, ठीक है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि जो एल है that is the integral multiple of h/2π, n into h/2π, where n equals to 1 2 3 up to so on, okay। so ये जो अलाउड ऑर्बिट्स हम कहेंगे, अलाउड ऑर्बिट्स के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, n into h/2π, या फिर NH क्रॉस भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज h क्रॉस इज इक्वल्स टू h/2π। सो द इलेक्ट्रॉन, थर्ड जो है पोस्टुलेट वो है द इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सिलरेटेड मोशन, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है ऑर्बिट में तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मोशन में एक्सिलरेशन भी होगा, ठीक है, बट एक्सिलरेटेड मोशन के होते हुए भी इट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये रेडिएट नहीं करता है, ठीक है,
while moving in the allowed orbit. तो allowed orbit में move जब ये करता है, चक्कर जब लगाता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के होते हुए भी ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। फोर्थ पॉस्टुलेट्स जो है इसका वो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स EM radiation, that is electromagnetic radiation, when it moves from a high energy orbit to lower energy orbit. ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जब तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है अलाउड ऑर्बिट में, थर्ड पॉस्टुलेट में तो ये कह रहा है कि जब ये अलाउड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होते हुए भी ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कब करता है, रेडिएट कब करता है, जब ये हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करता है या ट्रांजिशन करता है। ओके, देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। तो जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिट करता है तो तब उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, then nu dash of emitted radiation is given by EI minus EF upon H, where H is the Planck constant. EI is the energy of the initial orbit and EF is the energy of the final orbit, ठीक है। तो फाइनल जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी और ये जो EI है वो इनिशियल जहाँ आ रहा है वो इनिशियल होगा और F जो है वो फाइनल जहाँ आ रहा है वो EF होगा, यानी कि फाइनल जो जिस ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो EF होगी और जिस ऑर्बिट से आ रहा है वो जो होगी वो इनिशियल होगी। ओके, नाउ द बोहर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। बोहर का जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोहर का मॉडल क्या है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स स्पेक्ट्रा वो इसी से होता है, बोहर ने ही इसको एक्सप्लेन किया था। तो बोहर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम से ही हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा एटम की जो है स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो वी नो दैट दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन and electron is moving around the nucleus in this orbit, circular orbit, and condition of the mechanical stability of the electron, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैकेनिकल स्टेबल कब रहेगा, उसकी कंडीशन है कि जब कूलम फोर्स, इस पे लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो कूलम फोर्स क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर Q1 जो होगा वो क्या है, इसका न्यूक्लियस का चार्ज एंड E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि जो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी रेडियस, तो R। ओके, आर स्क्वायर इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है mv स्क्वायर अपॉन R, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन फर्स्ट हमने पहले भी मानी थी बट इसको यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज दिस, नाउ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अ कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा अभी, एंड दैट इज L इक्वल्स टू MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई का जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए n की मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये आपने यहाँ पर भी पढ़ा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई होना चाहिए। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ इस इक्वेशन सेकंड से हम निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए इक्वेशन 2 से ये आप निकाल सकते हो, इस यहाँ से देखो v इक्वल्स टू, v यहाँ से निकाल लेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे, तो v इक्वल्स टू जाएगा NH अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू R, so NH upon 2 pi mr. So this is equation third. Now substitute this in equation first. Equation first में इस v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास ये, यानी कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पर इस v की वैल्यू जो है हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो
यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ रहा था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, वी की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी है, तो एन एच अपॉन 2πmr का होल स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं और हम इसको खोल लेंगे, तो यहाँ से हमारा 4πr स्क्वायर 4π पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा इधर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ m से एक m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इस इक्वेशन से आप देखो यहाँ से r की वैल्यू आ गई है, r हम इधर ले जा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो r इक्वल्स टू ये हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा राइट हैंड साइड में। सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ अपॉन में क्या रह गया था इधर पाई, एक पाई रह गया है, एक m रह गया है, और ये z आ जाएगा नीचे इधर, तो z और एक ई स्क्वायर ये भी इधर आ जाएगा, तो एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई या पाई m z ई स्क्वायर वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। So because this r is depending on n, so we can write this r as rn. Okay, so rn can be written as n square h square epsilon naught upon pi m e square. ठीक है, एंड फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है, 1 होता है। सो आर एन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ मैंने z नहीं लिखा हुआ है, z नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ इस इक्वेशन में z इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर लोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से सीधे सीधे देखो h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे जो आर एन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे। सो वी कैन से दैट आर एन इज प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, सो रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, दिस आर एन इज द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट। ठीक, so this is the radius of the Bohr orbit. Now substitute the value of r in equation 3. In equation 3 ये इस इक्वेशन में हम इस r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जो r की वैल्यू हमारे पास आई है ये n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, तो इसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा n इंटू एच अपॉन 2πm इंटू r, यहाँ पर ये था r 2πm इंटू r, सो ये r की वैल्यू हमने यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो आएगा v आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वेशन 5। नाउ पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट फाइनाइट डिस्टेंस r, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी है, स्मॉल r है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इट इज़ फ्रॉम दी एट डिस्टेंस r पे अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू दी वर्क डन इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि दिस ये वैल्यू है, इस अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। ओके, सो तब ये जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सॉरी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट इज द F फोर्स। सो U हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, F.dr होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास F.dr लिख दिया है मैंने इसको, क्योंकि इनके बीच के जो एंगल होगा वो 0 ही है। ठीक है, सो U इक्वल्स टू यहाँ लिमिट होगी r टू इन्फिनिटी, बिकॉज इट इज़ रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, इसलिए जो लिमिट्स जाएंगी वो जाएंगी r टू इन्फिनिटी F.dr।
ओके। सो एफ की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, -1/4πε0 ZE² / R² तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, ये आप कर सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास -ZE² / 4πε0 R। नाउ द काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी ½ mv², एंड ½ mv² में आप इक्वेशन फर्स्ट से v² की वैल्यू पुट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट से सीधे डायरेक्ट v² की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से v² की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v² जो है वो आ जाएगा ZE/4πε0m, ठीक है, 4πε0m और ZE, तो ZE/4πε0m ये। तो यहाँ v² की जगह पे हमने ZE² 4πε0m रख दिया है, ओके। और 4πε0 जब m रखेंगे तो m से एक ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 4 था तो 4 के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई यानी कि हाफ, और यहाँ m था, ठीक है, और ZE²/4πε0m तो ये कैंसिल हो गया, और ZE²/8πε0 इंटू r, r भी था सॉरी, तो यहाँ r आ जाएगा, तो r भी आ जाएगा, ठीक है। ZE²/8πε0 r आ गया। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या होगी, E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो है ZE²/8πε0 r, और पोटेंशियल एनर्जी है -ZE²/4πε0 r, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि एक माइनस है और ये प्लस है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ZE²/8πε0 r एंड ये हो जाएगा -ZE²/8πε0 इंटू n²h²ε0। ये यहाँ पर हमने क्या रखा, ये r की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 4 आप देख लीजिए, इक्वेशन 4 कहाँ पर है, ये तो r की जो वैल्यू है हमने यहाँ से पुट कर ली है। तो इक्वेशन 4 से हमने यहाँ ये वैल्यू पुट कर ली, तो E जो आ गया, टोटल एनर्जी जो आ गया आपके पास, वो टोटल एनर्जी आ जाएगी m - m Z² e⁴ 8/8ε0² h² into 1/n²। So this is equation 6. Now these are the energies of the various allowed orbits of hydrogen atom. यहाँ से हम E1, E2, E3, E4 up to so on हम निकाल सकते हैं। कैसे, n = हम 1 पुट कर लेंगे, और बाकी यहाँ पर m हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है z की वैल्यू जो है 1 रख लेंगे, ठीक है। और m, e, h, ε0 ये बाकी तो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज भी पुट कर लेंगे। तो हमारे पास m की वैल्यू ये है, z हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए ε0 होता है 8.85 इंटू 10⁴ कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड h जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ओके। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में, और हम E1 जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n की टर्म्स में इक्वेशन आएगी, यानी कि En = कुछ ऐसा आएगा -13.6 अपॉन n²। तो जब हम E1 लिखेंगे तो E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट जो आपके पास E1 जो आया वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आया -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 दिस एंड E4 दिस, ठीक है। एंड दीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हम पहले से जब हम मूव करेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल से जब हम मूव कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। सो द इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर बाउंड टू न्यूक्लियस एज एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा या बाहर चले जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन भी जो है वो बाउंड नहीं होगा, न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। सो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट n = 1, n = 1 इज द ग्राउंड स्टेट। सो n = 1 से, यानी कि ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इन्फिनिटी तक, ठीक है,
इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता कहाँ तक उसको रिमूव करना है. सो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? हमें है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब हम उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जो है वो इन्फिनिटी तक मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट से वो रिमूव हो सकता है. ठीक है, स्केप कर सकता है. सो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जो बांधने वाली एनर्जी है वो कितनी है? वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्योंकि हमें इतनी ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से इसकी जो है ग्राउंड स्टेट से हम इसको रिमूव कर सकते हैं. तो इतनी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी. ओके, ये इतनी एनर्जी जो है वो उसको बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस के साथ. किसको? इलेक्ट्रॉन को. इसलिए ये एनर्जी जो है वो क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इन इक्वेशन 6 में आप देखिए, आपको एक En इक्वल्स टू आपके पास है m माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्रॉस एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर. इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. En यहाँ पे देखेंगे आप इस इक्वेशन में, यहाँ पर En इक्वल्स टू m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. एच की यहाँ मैंने एच इंटू सी की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी. एच सी की यहाँ एच सी के सॉरी डिवाइड कर दिया, यहाँ एच सी का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी, इक्वेशन 6 जो है वो कैसी हो जाएगी? m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू एच सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक कांस्टेंट दिख रहा है, ये जो एक वैल्यू है, ये देखो m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी, ये इसको आर इन्फिनिटी से शो कर रहे हैं. और ये आर इन्फिनिटी क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट. दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. ओके, सो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में हम जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ, ये जो हमने लिखी थी, एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑफ द अलाउड ऑर्बिट. ठीक है, एनर्जी ऑफ द अलाउड ऑर्बिट, तो उसको हम लिख सकते हैं En इक्वल्स टू माइनस आर इन्फिनिटी. ये किसके टर्म में लिख रहे हैं हम इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में. तो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में हो जाएगा En इक्वल्स टू माइनस आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर यहाँ से आया और इसको हमने लिख दिया आर इन्फिनिटी. ठीक, अच्छा इसमें एक माइनस, जो माइनस साइन है वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ. यहाँ पर माइनस साइन भी था. ठीक है, यहाँ पर ये माइनस साइन है. ठीक है, तो ये वाला टर्म जो है, ये जो पॉजिटिव टर्म है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट माना हुआ है. और ये सब की सब क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब ये जो है कांस्टेंट हैं, जितने भी टर्म्स हैं. तो ये एक पूरा मिलकर के एक कांस्टेंट बना रहा है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट हम कह रहे हैं. तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में जब हम लिखेंगे इसको, तो एनर्जी जो है वो ये होगी En इक्वल्स टू, एनर्जी इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी माइनस आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर. नाउ जो बोहर्स का पॉस्टुलेट था कि जब हायर ऑर्बिट से जो है वो लोअर ऑर्बिट की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा. तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच. ओके, सो ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच जब हम लिख रहे हैं तो हम इस इक्वेशन से ई आई लिख सकते हैं. ई आई जो है वो होगा आपका कितना? माइनस आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन आई स्क्वायर. ठीक है, एन आई सॉरी, हाँ एन आई स्क्वायर होगा, यहाँ पे गलत हो गया, एन आई स्क्वायर होगा, एन आई स्क्वायर. ठीक है, एंड यहाँ माइनस ई एफ, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं. ठीक है, ई एन वाली. तो ई एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं ये आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन एफ स्क्वायर. तो माइनस जब हम यहाँ लिख रहे हैं और एक माइनस जो है यहाँ से भी आ गया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस हो जाएगा आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन एफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एन एफ स्क्वायर. ठीक है,
सो इनटू यहाँ अपॉन में क्या है 1/h, ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ जो है h से h जो है वो कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ r इन्फिनिटी दोनों टर्म से क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। और जेड स्क्वायर सी भी कॉमन आ गया, तो जेड स्क्वायर सी r इन्फिनिटी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। सो 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। सो न्यू डैश अपॉन सी, इस न्यू डैश अपॉन सी को हम यहाँ पर मैंने अगर सी को, ये जो सी है यहाँ पर, ये सी जो है जेड स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, इसको मैं अपॉन में ले आती हूँ न्यू डैश के, तो ये आ जाएगा आपका आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर इंटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो न्यू इक्वल्स टू, हमें पता है वेव नंबर के टर्म्स में हमने बताया था, वेव नंबर के टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, न्यू इक्वल्स टू 1/λ, या इसको हम लिख सकते हैं न्यू डैश अपॉन सी। तो ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू डैश अपॉन सी, तो क्योंकि हमें पता है न्यू डैश या न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, सी अपॉन लैम्डा भी लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अपॉन में अगर हमने सी कर दिया है तो वो 1/λ के इक्वल है, और 1/λ किसके इक्वल है, वेव नंबर के इक्वल। तो वेव नंबर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं वेव नंबर इक्वल्स टू आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हुआ, 1 हुआ, तो इस इक्वेशन से आप निकालो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम z equals to 1, so nu equals to 1/λ equals to r infinity 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। तो z तो हमने क्या रख दिया, z की जगह हमने z स्क्वायर जगह 1 हो गया। सो इट इज आइडेंटिकल विद द सीरीज फॉर्मूला। अब सीरीज फॉर्मूला क्या है ये अभी हम देखेंगे। सो सीरीज फॉर्मूला ये है सीरीज फॉर्मूला, ठीक है। ये जो सीरीज फॉर्मूला अभी हमने और भी देखेंगे, लेकिन बामन ने जो सीरीज फॉर्मूला दिया था इसमें देखो, आर इन्फिनिटी की जगह के अगर हम क्या रख दें, आर एच रख दें, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन है आर एच, ठीक है। और ये जो इक्वेशन अभी आपको मिली, जो अभी हमने डिराइव की है, ये वाली, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर आर इन्फिनिटी, आर एच की जगह पे क्या है, आर इन्फिनिटी, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि दिस इज द आइडेंटिकल विद दिस फॉर्मूला इज आइडेंटिकल विद द सीरीज फॉर्मूला। बट इफ आर इन्फिनिटी जो है अगर हम क्या कर दें, आर एच कर दें, तो ये बिल्कुल सीरीज फॉर्मूला की तरह है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आर इन्फिनिटी जो है वो है m e⁴ ये रिडबर्ग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसको सबको यहाँ वैल्यू जो है पुट कर लेंगे आप। m की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन E, चार्ज 8 तो है 8, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी अभी यहाँ मैंने बताई थी, वो h की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, आपको पता है, और c की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज जब आप यहाँ रखोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो लाइमन, बामर, पाशन, ये सीरीज जो है वो जो बोहर के अकॉर्डिंग, जो मॉडल बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने ये सीरीज बताई थी। लाइमन के लिए जो है एनएफ जो है वो क्या है, 1 है, बामर के लिए एनएफ जो है वो 2 है, और पाशन के लिए जो एनएफ है वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो वेव नंबर यहाँ हमने जो है इस एक्सेस पे हमने यहाँ वेव नंबर के साथ इसका वो देख रहे हैं हम, क्या वेरिएशन देख रहे हैं, वेव नंबर के साथ ये ट्रांजिशन देख रहे हैं। दिस इज दी लाइमन सीरीज, ये वाली, ठीक है, ये लाइमन सीरीज है। तो इसके लिए एनएफ जो है, यानी कि जो फाइनल लेवल है वो कौन सा है, फर्स्ट फाइनल लेवल कौन सा है, n=1, ठीक है। और इनिशियल वाले कौन से हो गए इसके, 2, 3, 4, 5, यानी कि और इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से जो ट्रांजिशंस हैं वो इनसे
होंगे इस इन वाले जो इनिशियल जो लेवल्स हैं वहाँ से जो फाइनल फाइनल जो ट्रांजिशन है वो कहाँ हो रहा है, दिस n इक्वल्स टू 1 पे। ओके, ऐसे ही बामर के लिए जो है वो nf इक्वल्स टू 2 है, यानी कि फाइनल लेवल जो है कहाँ पर ट्रांजिशन होगा, जो फाइनल ट्रांजिशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा n इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, और कहाँ से होगा, n इक्वल्स टू 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितनी भी अपर वैल्यूज़ हैं। ठीक, इसी तरीके से पाशन के लिए n इक्वल्स टू 3 जो है वो क्या है, फाइनल वाली जो लेवल है। ठीक, सो इसी तर्ज पे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फर्स्ट है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट एंड फुन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, इसलिए ये इन साइंटिस्ट के नाम पर ये सीरीज पड़ी हुई है। जैसे फर्स्ट है लाइमन सीरीज, तो लाइमन के नाम पे पड़ी हुई है। तो ये सीरीज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, तो दिस सीरीज एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनिशियल ऑर्बिट जो है वो है 2 3 4 टू फाइनल लोअर ऑर्बिट इज n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 3 4 से n इक्वल्स टू 2 3 4 और जितनी भी अपर जो लेवल्स हैं वहाँ से जो लोअर ऑर्बिट हैं, लोअर ऑर्बिट कौन सा, n इक्वल्स टू 1, वहाँ जब ट्रांजिशन होता है तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। तो लाइमन सीरीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, इन लेवल्स से जब फाइनल लोअर ऑर्बिट यानी कि n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है लाइमन सीरीज में वो क्या है कि वेवलेंथ, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि किस लेवल से किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट इसकी बात है वो तो ये है। दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दिस सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये विजिबल रीजन में नहीं है तो हमें ये दिखाई नहीं देती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती हैं ये कौन सी, लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस, वेवलेंथ ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो वेवलेंथ होगी उन स्पेक्ट्रल लाइंस की वो किस सीरीज में है, वो किस रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ऐसे ही बामर सीरीज का सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी लोअर ऑर्बिट है और कौन सी हायर ऑर्बिट है। तो हायर ऑर्बिट, पहले लोअर ऑर्बिट देख लेते हैं। लोअर ऑर्बिट जो है वो क्या है, n इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 2 पे जितने भी ट्रांजिशंस होंगे वो कहाँ होंगे, n इक्वल्स टू 2 पे होंगे, बट कहाँ से होंगे, वो होंगे अपर जितनी भी ऑर्बिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी से, और लोअर ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 पे जितनी भी ट्रांजिशंस होंगी वो कौन सी सीरीज होंगी, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज। एंड ये इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाली जो वेवलेंथ होंगी, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ होगी वो विजिबल रीजन में आती है, विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन में आती है, फिर इसीलिए उन विजिबल रीजन में जब स्पेक्ट्रम जो है वो देखा गया तो उनका नया नया अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि एक तो आपके पास देखो n इक्वल्स टू 3 से 2 में जो ट्रांजिशन होगा, n इक्वल्स टू 3 से 2 में जो ट्रांजिशन होगा उसको कहेंगे H अल्फा लाइन। ठीक है, H अल्फा लाइन, ये बामर सीरीज में है केवल H अल्फा लाइन। ठीक है, ऐसे ही 4 से 2 में ट्रांजिशन कहाँ होना है, 2 में ही होना है, बट कहाँ कहाँ से होना है, 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी से। ठीक है, सो 3 से 2 में H अल्फा लाइन, 4 से 2 में जब ट्रांजिशन होगा H बीटा लाइन, 5 से जब 2 में होगा ट्रांजिशन H गामा लाइन, 6 से जब 2 में ट्रांजिशन होगा H डेल्टा लाइन, एंड सो ऑन, और H इन्फिनिटी लाइन तक हमें मिलेंगी। ओके, थर्ड है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज के लिए भी मेन हमें देखना है किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है। तो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी से थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। एंड यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में लाई करती हैं, सो नियर इंफ्रारेड रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, फोर्थ है आपका ब्रैकेट सीरीज। सो ब्रैकेट सीरीज जो है वो 5 6 7 से किस ऑर्बिट में आना है उनको, फोर्थ वाले में।
तो n इक्वल्स टू 4 में आएगा, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन दी इंफ्रारेड रीजन, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इंफ्रारेड रीजन में पड़ती हैं ये। पांचवी है फुंड सीरीज। फुंड सीरीज की जो हायर ऑर्बिट्स हैं वो 6, 7, 8 और किस में आना है उन्हें, n इक्वल्स टू 5 में, ठीक है। एंड इट लाइज इन दी फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन में होंगी, ठीक है। So spectral wavelengths calculated using the Bohr's relation are in good agreement with the experimentally observed wavelength for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए जो एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ ऑब्जर्व की गई और जो बोहर के रिलेशन के अकॉर्डिंग, बोहर ने जो रिलेशन दिया उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल वेवलेंथ जो कैलकुलेटेड की गई वो एक बहुत गुड एग्रीमेंट में थी, ठीक है, यानी कि उनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। सो दिस इज़ द गुड सक्सेस ऑफ द बोहर्स थ्योरी। तो बोहर थ्योरी की यहाँ पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, सक्सेस रही कि इनका जो है इनके द्वारा जो दी गई जो इक्वेशन थी उनसे जो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की और जो एक्सपेरिमेंटली उसके साथ मैच हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुई, ठीक है। सो इसमें भी देखा रखा है यहाँ पर लाइमन सीरीज न्यू इक्वल्स टू 1/λ RH। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जो सीरीज फॉर्मूला है, सीरीज फॉर्मूला वो ये है 1/λ न्यू इक्वल्स टू 1/λ RH 1/1² माइनस, ये तो आपका देखो सीरीज फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो बोहर ने दिया है, बोहर ने कौन से फॉर्मूला दिया है, बोहर ने ये फॉर्मूला दिया है, दिस, ये बोहर ने दिया है, ठीक है। तो एक तो इससे और एक जो हम सीरीज फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जब हम सीरीज फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू इक्वल्स टू 1/λ, तो हमें पता है वेव नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो RH इंटू 1/1² माइनस 1/n²। और यहाँ पर हमें पता है 1, तो हमें पता है क्योंकि n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन होगा, और यहाँ n जो है वो क्या लिखेंगे हम, जितने भी हायर ऑर्डर ऑर्बिट्स होंगे 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही बामर के लिए 2 यहाँ और अपर वाले जो हैं वो ये n, ठीक है। और बामर के लिए जो मैंने बताया था आपको कि H अल्फा लाइन, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, H इन्फिनिटी, वो ये होंगी, ठीक है। ऐसी पाशन ब्रैकेट फुन के लिए ये आप देख सकते हो, ये इजी है। अच्छा, जो बामर फॉर्मूला है, बामर फॉर्मूला जो मैंने शुरू में भी बताया था आपको, बामर ने फॉर्मूला दिया था ये 3646 n² माइनस 4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर इससे देखो आप न्यू क्या है हमारे पास, वेव नंबर 1/λ, तो इसको इन्वर्ट कर दो, इसको इन्वर्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा ये सब कुछ, 1/3646 एंगस्ट्रॉम, और n² माइनस 4 है तो n² माइनस 4/n² हो जाएगा। तो ये आपके पास ये इतना आ जाएगा 1 माइनस 4² इसको सब सॉल्व वगैरह करके आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन ऐसी 1/2² माइनस 1/n², और मीटर इनवर्स में आ गया ये, ठीक है। तो ये जो एक वैल्यू है 1.097 इन 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, तो इसको ये किसके बराबर आपका आ रहा है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है यहाँ से भी एक, जैसे कि उसने बोला था कि ये शुरू में जो हमने पढ़ा था कि जो बार्मर फॉर्मूला है वो एक स्पेशल केस है, ये रिडबर्ग ने बताया था कि जो ये बार्मर फॉर्मूला है वो इसका ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। इस जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं जिसमें कि इसी इक्वेशन का एक स्पेशल जो है केस है वो क्या है, बार्मर सीरीज या बार्मर फॉर्मूला, ठीक। So for more complex atoms the series formula are same as for hydrogen spectrum। जो आगे भी जो कॉम्प्लेक्स एटम्स होंगे उनके लिए जो सीरीज फॉर्मूला है वो सेम रहेगा जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए था, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो बोहर के जो सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हाइड्रोजन के हैं, सीरीज ट्रांजिशन ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, जैसे ये देखो आप लाइमन सीरीज जो है वो देखो ट्रांजिशन कहाँ होगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में होगा हायर ऑर्बिट से। तो हायर ऑर्बिट से आप देख सकते हो यहाँ से भी ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांजिशन हो रहा है इसी में, ठीक है। सेकंड में ये वाला तो बामर सीरीज का ये वाली जो है आपकी लाइमन सीरीज होगी, बामर सीरीज यहाँ से और अपर जितनी भी ऑर्बिट्स हैं वहाँ से जितनी भी ट्रांजिशन होगी 2 में होगी, तो ये आपकी बामर सीरीज होगी। उसको H अल्फा, H बीटा और H गामा ये वाली हो गई, ठीक है। ऐसे ही पाश्चन ब्रैकेट पाश्चन फुन, ठीक है।
ऐसे ही देखो ये वाला, ये जो है इसमें इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के लिए जो आप ये बनाओगे डायग्राम, वो इसी इसी से बनाना, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि मैंने जो बना रखा है उसमें लाइमन बामर पाश्चन तीन ही दिखा रखे हैं, और वो जो है वो बोहर के अकॉर्डिंग है, और उसमें वेव नंबर के साथ जो है वेरिएशन दिखाया गया है। इसलिए आप केवल जो ट्रांजिशन वाला है वो आप इनसे ही बना सकते हो ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में एक नई सीरीज भी आ गई है, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुन के अलावा एक हम्प्रीज सीरीज भी है, एक हम्प्रीज, ठीक है। तो ये हम्प्रीज सीरीज भी एक आ गई है। हम्फ्रीज नाम से कोई वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। तो फुन के बाद जो है वो ये है एक सीरीज हम्फ्रीज, ठीक है। इसके लिए जो एन आई होगा, यानी कि किस किस ऑर्बिट पे जो है ट्रांजिशन हो रहा है, n इक्वल्स टू 6 पे देखोगे आप, n इक्वल्स टू 6 पे। और हायर ऑर्डर जो है इसके लिए क्या हो जाएंगे ऑर्बिट्स, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही।